गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और विकसित और विकासशील देशों की जो समस्याएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, एक तरह से देखा जाए तो ये गैट का एक स्वरूप है। गैट 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 45वें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी के तहत बहुत ही गड़बड़ हो चुकी थी। विश्व के देश जो अमीर थे उनके पास संसाधन तो थे, सामग्री थी, लेकिन उनके पास बाजार नहीं था, क्योंकि जो बाजार थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। उनकी परचेजिंग कैपेसिटी, खरीदारी की क्षमता उनकी खत्म हो चुकी थी। जैसे फ्रांस मजबूत था, अमेरिका मजबूत हुआ, इसी के साथ सोवियत रूस कुछ हिस्सों में थोड़ा थोड़ा 50 के बाद चाइना साम्यवादी व्यवस्था के रूप में उभरा तो उसकी स्थिति भी सुधरने लगी। जर्मनी नष्ट हो चुका था, जापान ने बड़ी तेजी से अपने को संभाला। तो इस तरह से वो व्यवस्था ऐसी थी कि उस व्यवस्था में जर्मनी जब नष्ट हुआ, उसके साथ न मालूम कितने ऐसे देश जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे वे धीरे धीरे आज़ाद हो रहे थे, और उनकी संख्या 1950 के बाद तेजी से बढ़ी और 70 तक आते आते 100 से ऊपर हो गई। इनकी स्थिति यह थी कि इनकी अर्थव्यवस्था गुलामी के कारण नष्ट हो चुकी थी, और ये देश किसी तरह से अपने लोगों को, अपने नागरिकों को पेट भर पाए, इसकी उन्हें चिंता करनी थी। उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, जिसका परिणाम था कि विश्व में एक नए तरह के शक्ति संघर्ष की स्थिति शुरू हो रही थी। शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जब अमेरिका नाटो, सीटो, सेंटो जैसे संगठन बना रहा था, सोवियत रूस वार्सा पैक्ट कर रहा था जो शस्त्र संगठन थी, उस समय ये कमजोर राष्ट्र जो आज़ाद हुए थे, अपने को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाह रहे थे, अपनी राजनैतिक व्यवस्था को एक नया स्वरूप देना चाह रहे थे। उनके सामने समस्या थी कि वो कैसे अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करें, कहाँ से धन लाएं कि वे नए संसाधनों को तैयार करें। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए, रोजगार के क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के लिए धन की आवश्यकता थी। और विश्व के बड़े राष्ट्रों के सामने ये था कि इन देशों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो उन्हें व्यापार क्षेत्र मिल जाए, उन्हें बाजार मिल जाए। इसलिए सबसे पहले ये हुआ कि एक गेट के रूप में एक संगठन स्थापित कर दिया जाए, और उसी के साथ विश्व बैंक की स्थापना कर दी जाए, जहां से लोगों को मदद दी जाए, वे अपनी अर्थव्यवस्था को इस स्थिति में ला सकें कि उनके लोग रोजगार युक्त हो जाएं, खाने पीने की समस्या न रह जाए, धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, ताकि जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्र थे, जिन्हें विश्व में किस नाम से जाना गया, उन्हें विश्व में जाना गया कि वे विकसित राष्ट्र हैं, क्योंकि उनके पास परमाणु शस्त्र थे, वे अपने लिए बाजार खोज सके। ऐसी स्थिति में गेट का काम था कि राष्ट्रों को जोड़ना, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उन्हें पहचानना। अमेरिका का एक प्रयास जिसमें वो सहयोग दे रहा था, आर्थिक सहयोग दे रहा था, और उसके माध्यम से देशों को अपनी ओर जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि आप हमसे पूंजी प्राप्त करें और पूंजी के बदले आप हमारे साथ सहयोगी बने। कुछ दिन तक आप पूंजी को प्रयोग करें, जब आप
से को उस पूंजी से लाभ मिलने लगे तो फिर धीरे धीरे आप हमारी पूंजी कुछ ब्याज के साथ वापस कर दें। ये मार्शल योजना और के तहत इस व्यवस्था को लागू किया गया था। लेकिन एक दूसरी व्यवस्था जो एक स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए थी कि वो कैसे आर्थिक सहयोग इन देशों को दें और उस सहयोग के माध्यम से ये राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार कर एक नया स्वरूप ले सके। 1945 में स्थापित गेट ये एक तरह से इनफॉर्मल सिस्टम था। इसे फॉर्मल सिस्टम के रूप में 1995 में 1995 में WTO विश्व व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और ये उम्मीद की गई कि इसमें अधिक से अधिक राष्ट्र सदस्य बने और 128 देशों ने शुरुआती तौर पर इसकी सदस्यता ग्रहण की। जितने भी गेट के सदस्य थे वे सब के सब WTO के सदस्य बन गए। इनकी सदस्यता सामान्य रूप से एक संगठन के रूप में हुई और जितने भी सदस्य थे वे परिषद के सदस्य बने। वह परिषद जिसमें एक इनका मुख्यालय बना और उस मुख्यालय पर इनका एक गवर्नर जनरल बना। वो गवर्नर जनरल इन 128 देशों में से चुना गया जिसकी कार्य सीमा थी 4 वर्ष की और बाकी के सदस्य सामान्य रूप से उसके कमेटी के सदस्य हुए। आगे चल करके बड़ी ही जल्दी 2001 तक जब इसका चौथा सम्मेलन हुआ तब तक इसकी सदस्य संख्या 128 से 144 हो गई और आज ये सदस्य संख्या 200 के पार है। एक खास बात है, WTO की सदस्यता पहले जिन लोगों ने प्रारंभिक स्तर पर ग्रहण की वे सामान्य सदस्य थे। उनकी सदस्यता के साथ मुद्रा कोष स्थापित हुआ जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वाशिंगटन में स्थापित हुआ। इसके सारे सदस्य मुद्रा कोष के सदस्य स्वतः बन गए और बाद में राष्ट्रीय विश्व बैंक के भी सदस्य ये स्वतः बन गए। अब इनमें से अगर कोई इनकी सदस्यता छोड़ना चाहता है तो पूर्व सूचना देकर सदस्यता छोड़ सकता है और जब भी वो WTO की सदस्यता छोड़ेगा स्वतः मुद्रा कोष से उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और स्वतः ही वो विश्व बैंक से भी सदस्य नहीं रह जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक की सदस्यता छोड़े और बाकी की सदस्यता से अपने को अलग ना करे, लेकिन उसके लिए ये है कि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो 2/3 बहुमत से ये कहें कि इसे मुद्रा कोष या विश्व बैंक की सदस्यता इसकी बनाए रखी जाए और तब इसकी सदस्यता बनी रह सकती है। WTO की सदस्यता ग्रहण करके उसके सदस्य बने रहने का क्या मकसद है? WTO का उद्देश्य क्या है? WTO करना क्या चाहता है? इस संदर्भ में मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। विश्व व्यापार संगठन उसका खास मकसद विश्व के देशों का आर्थिक स्तर सुधारना, जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखना और वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार में उनका सहयोग करना। इसके लिए 2 तरह के प्रयास करेगा, यानी 2 तरह के मुख्य कार्य हैं। पहला ये विवादों का निपटारा करना। अगर सदस्य राष्ट्रों के मध्य किसी तरह का विवाद होता है तो वो उनके आपसी विवादों का निपटारा करेगा और दूसरा वो व्यापार नीति की समीक्षा करेगा। व्यापार नीति क्या है? विश्व के ये राष्ट्र जो व्यापारिक नीति तय करेंगे विश्व के लिए। और ये क्योंकि 1970 के बाद विश्व को एक बड़े व्यापार संगठन के रूप में देखा जाने लगा, यानी हम भूमंडलीकरण की ओर बढ़ गए।
वैश्विक व्यापार की ओर हम बढ़ गए और उस वक्त जो व्यापार विश्व को करना है उसके लिए एक सामान्य नीति तैयार की गई, वो भी WTO का कार्य था। उसके माध्यम से विश्व के देश उन नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें मान रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं या नीति में कोई परिवर्तन किया जाना है, यह देखना WTO का कार्य है। तो दो बड़े पैमाने इस पर WTO के कार्य रहे और इसमें एक खास बात, एक तरफ विकासशील देश और दूसरी तरफ विकसित देश। विकासशील देश जो कह सकते हैं गरीब देश हैं विश्व के, जो अभी अपनी विकास की प्रक्रिया तय कर रहे हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते में बड़े सारे व्यवधान हैं। विशेष व्यवधान अर्थव्यवस्था, आर्थिक संसाधनों की कमी, जिनके कारण कच्चे मालों के होते हुए भी, वनस्पतियों के होते हुए भी, सारे वे संसाधन होते हुए भी जो विकास के लिए आवश्यक हैं, उनके पास सारे संसाधन होते हुए भी उसके दोहन की प्रक्रिया और दोहन की सामग्री कैसे वो उसे मेटेरियलाइज करें, ये उनके पास नहीं। क्या कह सकते हैं? कह सकते वे मशीनरी नहीं जो, और वो टेक्निक नहीं, वे वो टेक्निक विज्ञान के जरिए, वो टेक्निक उन टूल्स के जरिए जिसके द्वारा उन संसाधनों का दोहन करके वे आधुनिक राष्ट्र की श्रेणी में, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। इसकी मदद विकसित राष्ट्र उन्हें करेंगे। इसकी मदद के लिए धन की जरूरत पड़ेगी, जो मुद्रा कोष करेगा, जो विश्व बैंक करेगा और उसके माध्यम से ये राष्ट्र आगे अपने को डेवलप राष्ट्र के रूप में ला सकेंगे। इसलिए WTO की भूमिका वैश्वीकरण की ओर जाने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण की इस नीति में WTO की जो भूमिका है उसमें एक खास बात यह है कि ये जब कार्य करता है तो कार्य करने के लिए इसे कई सम्मेलनों का सहारा लेना पड़ा। इसका पहला सम्मेलन जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है, ऐसे तो हर महीने इसकी बैठक होती है और बैठक में वे मेंबर्स, देश मेंबर्स अपने एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं। वे प्रतिनिधि प्रति माह एक बार बैठक करते हैं, सारे कार्यों की समीक्षा करते हैं और आवश्यकताओं पर विचार करते हैं। लेकिन अगर नीतियों का निर्धारण किया जाना है तो 2 वर्ष में एक बार देश के मंत्रियों की बैठक होती है। इसे मंत्री स्तरीय बैठक कहा जाता है और इन बैठकों में विशेष निर्णय लिए जाते हैं। इसकी पहली बैठक जो WTO की हुई 1996 में सिंगापुर में हुई और इस बैठक में 2 बातें महत्वपूर्ण थी। एक तो ये कि श्रमिकों का किस प्रकार से प्रयोग हो वैश्विक स्तर पर, श्रम, इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी तरफ निर्णय करना चाहते थे। एक तरफ वैश्विक स्तर पर जो विकसित राष्ट्र थे वो चाहते थे कि श्रमिकों का अपने ढंग से आना जाना तय करें और उनका मूल्य निर्धारण करें, और दूसरी तरफ वे गरीब देश, विकासशील देश जिनके पास श्रमिकों की भरमार है और वो ये चाहते हैं कि श्रमिकों का आवागमन कैसे होगा, किस तरह से उनके लिए सेवा शर्तें निर्धारित होंगी, वो उनकी शर्तों पे होना चाहिए। और उनकी शर्तों पर कैसे होगा, उनकी शर्तों पर करने के लिए ये ज़रूरी है कि वे तय करें कि उनके श्रमिक किस रूप में कहाँ पर काम करेंगे। बड़े विवादों के बाद हम कह सकते हैं कि दोनों पक्ष को कुछ न कुछ हासिल हुआ और दोनों संतुष्ट होकर लौटे। कुछ सीमाओं में विकासशील देशों को ये मौका मिला कि वो अपने हिसाब से श्रमिकों का आना जाना तय करें, और दूसरी तरफ ये हुआ कि श्रमिकों को रोका नहीं जाएगा, विकसित देशों के पक्ष में ये तय हुआ। इसी तरह से दूसरा सम्मेलन
या मैं कह सकती हूँ कि उरुग्वे में, फिर चौथा सम्मेलन इनका आकर के दोहा कतर में हुआ, 5वां सम्मेलन इनका कैनकुन में हुआ, 6वां हांगकांग में हुआ। तो विश्व स्तर की समस्याएं बराबर सामने आती रही। सबसे बड़ी समस्या जो विश्व के देशों के सामने आई, बौद्धिक संपदा की, जिस पर पेटेंट करने की बात आई कि कौन देश किस तरह से अपने लिए नई खोज जिसे बताएगा और बताएगा कि ये मेरे देश का या मेरे फलां व्यक्ति का, मेरे फलां संगठन का है और ये उसके नाम से है, और उसको इसका जब भी कोई दूसरा उसका प्रयोग करेगा, उसका लाभांश उस देश, उस संगठन, उस व्यक्ति को जाएगा और बिना उसके परमिशन के इसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। तो इस तरह से बौद्धिक संपदा, जो वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनकी खोजें, उस पर किसका हक होगा, ये बड़ी बात हुई। और एक और बड़ी बात कि ये बौद्धिक संपदा प्रत्येक देश का अपना है, और ये जब दूसरे देश में जाता है, इसका प्रवाह होता है, तो उसको कोई देश रोक सकता है या नहीं रोक सकता। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यह तय हुआ कि इस संपदा को रोका न जाए, बौद्धिकता का आदान प्रदान होता रहे, खुल करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर किसी देश में जाना चाहता है तो वो वहां जा सकता है। उसको रोकने का मतलब है कि इस संगठन की शर्तों की अवहेलना करना है, और इन शर्तों की अवहेलना करने का मतलब ये है कि आप उस देश की सदस्यता को समाप्त माना जाए।